तो जनरली स्टूडेंट्स जब हम फिजिकल क्वांटिटीज पे जाते हैं तो वहां हम देखते हैं, आपने अभी तक दो तरह की चीजें तो सबको पता है कि भाई एक स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और एक वेक्टर, है ना। मैं थोड़ा सा ये मानता हूं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो स्प्लिट होनी चाहिए मेरे ख्याल में तीन जगह। नंबर एक होती है स्केलर। स्केलर दिख रहा है ना क्लियर? यस सर। ओके, जो स्केलर होती है उसमें आपको पता है केवल क्या चीज चाहिए? ठीक है। इसके बाद आता है एक वेक्टर वाला पार्ट। देख ला का करत था तनी देख ला पीछे में। अच्छी भाषा थी, समझ नहीं आई। ठीक है, चलो दूसरा कौन होता है भाई? दूसरा होता है वेक्टर। इसमें आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, डायरेक्शन भी होनी लेकिन साथ में क्या चाहिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन। ठीक है। एक तीसरी होती है, जैसे इनमें दोनों की कंडीशन में क्या है, दोनों में यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट होती है। लेकिन एक तीसरी होती है जो रेशियो टाइप की चीजें होती है, पता है ना सबको, डायमेंशनलेस, है ना। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में? तो स्केलर में किसी को भी कंफ्यूजन, कुछ कोई डाउट वाली बात कि भाई स्केलर क्या होते हैं? जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से इनका कोई लेना देना होता नहीं, केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी यूनिट से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरा है वेक्टर। अब इसे थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूं और मैंने कह दिया कि मेरा घर ना यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, ऐसे समझो इसको। अब आप कैसे ढूंढोगे भाई मुझे, मैं कहाँ हूँ, है ना। या कि मैंने अभी अभी जैसे अभी कोई मेरा बेटा या बेटी है वहां पर, और उन्होंने, मैंने पूछा भाई बेटा आप कहाँ रहते हैं? सर उत्तराखंड में रहते हैं हम। अब भाई ढूंढ लो, कहाँ ढूंढोगे? इतना बड़ा उत्तराखंड है। तो अब कहने की बात यह है कि अगर मैं प्रॉपर कोई प्लेस या वो बता दूं या कोई डायरेक्टेड कर दूं, जैसे मैं कहूं कि भाई मैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर इस तरफ रहता हूँ, तो आपको इजी हो जाएगा मुझे ढूंढना है, मुझे पकड़ना। ठीक है। तो ये एक जो न्यूमेरिकल डाटा है, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इस टाइप का, ये तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर मैंने इंडिकेट किया कि इधर या इस तरफ या उस तरफ, ऐसे बोला, ये हो गई डायरेक्शन। ठीक है। जब दोनों चीजें किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए तो वो चीजें होती हैं आपकी, वो क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है रेशियो। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं किसी काम को 5 डेज में करता हूँ और मेरा एक मित्र है जिसे 6 डेज में करता है, तो हमारे काम के रेशियो की स्पीड या वो पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, तो कैसे करते हैं? आप डिवाइड कर दोगे दोनों को। या मैं कहूँ मेरा वेट जो है वो 50 किलोग्राम है नहीं वैसे, दूसरा मेरा मित्र है उसका 80 किलोग्राम है, अपना हमेशा कमी बताता है ना आदमी, तभी वरना कहेंगे मोटा हो गया आदमी है। तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे? केजी अपॉन केजी टाइप की चीजें होंगी और किलोग्राम वाला हट जाएगा, तो रेशियो बना न्यूमेरिकल वैल्यू। उसमें आप जब न्यूमेरिकल वैल्यू का रेशियोज होता है ना, तो आप बता नहीं सकते वो एक्चुअल में किसका होगा, लेकिन हाँ लेफ्ट वाली चीज से राइट वाली चीजों का बता दिया जाएगा। लेकिन जब रेशियो दिया होता है तो आप नहीं बता सकते वो रेशियो किसका था, वो प्राइस को लेकर के था, वो एसिलेशन को लेकर के था, ये मास को लेकर के था, या वो टाइम को लेकर के था, किसका था वो आप नहीं बता सकते। या क्वांटिटीज का रेशियो है, ये चीज आप रेशियो से नहीं बता सकते, वो रेशियो लिया किस चीज का क्या होगा। ओके। लेकिन इनमें इनमें आप बता सकते हो अप्रोक्सीमेट में कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है मेरा यहाँ तक बेटा? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। स्क्रीनशॉट लेते रहे बीच बीच में आप। सर नोट कर रहे हैं। ओके, कोशिश करेंगे एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो, लिखने का मिनिमम हो। बाकी तो आपके पास कंटेंट, बुक आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल ही गई होगी मेरे बच्चों सभी को। नहीं तो आप, हाँ ग्रुप पे मैसेज भी कर सकते हैं बुक्स के लिए या पीडीएफ वगैरह कंटेंट के लिए। सर नहीं मिली। नहीं मिली? नो सर। ओके चलो, आप ग्रुप पे मैसेज छोड़ना, वो कोशिश करेंगे रात तक आ जाएगा। ओके सर। हो गया बेटा? यस सर। चले आगे। यस सर।
नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सीधा सीधा तो ये है कि भाई डायरेक्शन का तो मेन गेम है ही, और दूसरा क्वांटिटी का भी है। तो कैसे मैं उसको कहूं कि सपोज मैं ए पोजीशन पे हूं और मैं कहता हूं कि मैं यहां पर हूं और मेरा घर बी पे है, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं ऐसे एरो करके बताऊंगा कि इस तरफ मेरा घर है। समझ रहे हो? मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा घर उधर है, तो मैं कहूंगा कि इधर चले जाओ भाई सीधे। या कोई हमसे एड्रेस पूछता है, हम कहते हैं आप ना सीधे जाकर के राइट टर्न ले लेना, बताते हैं ना डायरेक्शन। तो ऐसे ही समझो कि मैं एक ए पोजीशन पे हूँ और मेरा घर है बी पोजीशन पे, तो मैं कैसे बोलूंगा कि भाई आप ऐसे चले जाओ बी की तरफ। ठीक है, तो ये जो एरो आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है किसको? डायरेक्शन। किसको बेटा? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मेरी एरो से रिप्रेजेंट हो गई। और ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक जो ये लेंथ है, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे बेटा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एरो, डायरेक्शन और लेंथ ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड। सपोज मैं कहता हूं 3 किलोमीटर पर आवर मेरी वेलोसिटी है, तो 3 किलोमीटर पर आवर कैसे रिप्रेजेंट होगा? आप एरो बना दो, यहां भी लगा सकते हो आप, और ऐसे आप दिखाएंगे उनको 3 पॉइंट्स में। ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो टोटल मेरे को 3 नजर आ रहा है यहाँ पर। यस यस सर। मैं यहां से दिखाना शुरू करता हूं कि मैं ए से चला और मैं बी पोजीशन पे पहुंच गया, जैसे स्पीड या डिस्टेंस या जो भी आप डायरेक्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट वगैरह रिप्रेजेंट करोगे। तो ये आपको जो लेंथ देख रहे हो आप, इसमें आप क्या बताते हो उसको? क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा जो एरो आपने लगाया, इससे आपने बताया कि डायरेक्शन उस तरफ है। क्लियर है सारी चीजें? ये हो गया बेटा? ओके, ये जो पॉइंट है, ये जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट। और ये टर्मिनल या फाइनल है ना? टर्मिनल, टर्मिनल या इसको आप फाइनल भी बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट। आप लिखना चाहें लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। डन बेटा जी? यस सर। ओके, अब हम बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन। ये तो अभी हमने एक तरह से डायरेक्शन के हिसाब से, मैग्नीट्यूड के हिसाब से समझ लिया। अब जैसे ये ए बी वेक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी, और उसके ऊपर एक एरो का टाइप का आप देख रहे हैं साइन लगा दिया जाता है। ठीक है, एरो लगा करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बी, और उसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा? ऐसे एरो। ओके, लेकिन अब ये बार बार किसी को ए बी बी सी सी डी इस तरह से लिखने से बेहतर है छोटे नोटेशंस का इस्तेमाल करना। यानी इसे मैं ए वेक्टर की तरह भी लिख सकता हूं। मतलब मैं जो ए बी वेक्टर है इसे मैं ए वेक्टर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो जनरली आप जब आगे पढ़ेंगे ना, तो जब पॉइंट्स दिए जाते हैं, जब पॉइंट्स दिए जाते हैं तो ए बी बी सी सी डी पी क्यू इस तरह से चलेगा। लेकिन जब वेक्टर बोले जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ज्यादातर फॉर्म्स अब इसमें मिलने वाले हैं, स्मॉल लेटर्स से ए बी सी डी ऐसे आपको मिलेगा। ओके बेटा, चलो इसको नोट कर ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया? यस सर। चलिए, अब बात आती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए। आपको कोई एक ए वेक्टर दे दिया,
वो चाहे ए बी की तरह हो, पी क्यू हो, एल एम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। हमने मान लिया एक ए वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो रिप्रेजेंट होगी वेक्टर को मॉडुलस टाइप से। ऐसे देख रहे हैं आप, वेक्टर को मॉडुलस के साइन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, या कह दीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यस सर। तो अब अगर मैं इसे सोचूं, तो मैंने कहा ये भाई 3 यूनिट का वेक्टर है, तो ये जैसे ही आप ऐसे मैग्नीट्यूड लगाओगे तो कितना लिखोगे इसको? 3। ठीक है ना मेरे बेटा? यस सर। चलिएगा नोट कर लें। अब मैं अगला पेज ले लेता हूं। फिर किसी को प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप बोल देना बेटा। ओके, यस सर। चलें बेटा आगे। यस सर। अब आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। बेटा पहली बात तो वेक्टर जो है, मैं साइड में वहीं पे मेंशन कर रहा हूं, वेक्टर जो है कैसे कैसे रिप्रेजेंट होता है। ये होता है वेक्टर फॉर्म और ये होता है मैग्नीट्यूड फॉर्म। इन दो में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब एक यहीं पे समझ लो, क्योंकि इसी से आराम से आगे के रास्ते खुलेंगे। एक चीज ये समझ लो, कोई भी वेक्टर जो होता है ए, वो किस किस से रिप्रेजेंट होता है? एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, किससे रिप्रेजेंट होता है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में उसकी डायरेक्शन। क्या साथ में? उसकी डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन कैसे हो, उसके लिए यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बेटा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। ये आप देख रहे हैं एन यूनिट कैप वेक्टर। लगाया, एन कैप, समझ रहे बेटा? यस सर। ये जो एन कैप है, ये Yes, आपका sir. रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। तो एन कैप मींस यूनिट वेक्टर ऑफ एन। अब यहां मैं ले रहा हूं ए, तो ये अब आप ए यूनिट वेक्टर लगाएंगे। ठीक है बेटा? अगर ये एन होगा तो ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। आप आगे पढ़ेंगे, एन ज्यादातर, सबसे ज्यादा एन ही इस्तेमाल होता है जब आप प्लेन्स पे जाते हैं या लाइंस पे जाते हैं, तो वहां आपको ये पढ़ना पड़ेगा एन कैप। एन कैप का मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और ए है तो ए कैप, बी है तो बी कैप। सपोज मैं बी वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा कि भाई मैं बी का यूनिट वेक्टर लूंगा। क्या करूंगा? बी का मैग्नीट्यूड और साथ में बी का यूनिट वेक्टर। ठीक है? यस सर। ये चीज क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को। ये क्या बताएगा? डायरेक्शन एक तरह से। अभी जब मैं आईजे के एक्सप्लेन करूंगा तब ये बहुत ज्यादा आराम से समझाएगा। अब यहीं से अगर मैं कहूं कि एक वेक्टर आपको पहले से ही पता है, अब आप बताइए उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो क्या यहां से मैं ऐसा भी मेंशन कर सकता हूं कि बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर? ये सोचो, कर Yes, सकता हूं? यस सर। तो अगर मुझसे कोई बी वेक्टर, ए वेक्टर, पी वेक्टर दे और कहे कि आप उसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो आप क्या करेंगे? सिंपल, उसके मैग्नीट्यूड से, उसकी लेंथ से, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से उस वेक्टर को डिवाइड कर दो। डन? ठीक है बेटा? सर यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन है। हाँ, यूनिट वेक्टर जो है एक लेंथ, यूनिट लेंथ यानी कि सिंगल लेंथ को बताता है कि वो किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन क्या है उसका, किधर जा रहा है। ठीक है ना? अभी मैं आगे जब चलूंगा ना, तो मैं वो बात उस टाइम भी फिर से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल थोड़ा सा इतना समझ लीजिए, ये आगे की चीजों को आसान करेगा। ठीक है, बढ़ूं आगे? यस सर। चलो देखो, अब हम टाइप ऑफ वेक्टर्स, ये अगर समझ आ गया तो अब यहीं पे ज्ञान की बात है। ये अगर मैं कहीं से कह दूं ये तो जीरो हो गया, मैंने कह दिया कि ये जो पार्ट है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो ऑब्वियसली वो वेक्टर जीरो बनेगा।
Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा वेक्टर जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन या कह दो जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो वो होता है नल वेक्टर या जीरो। Zero कौन vector. सा? जीरो और नल। Null. तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या हुआ? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0. जीरो। क्लियर है? Yes, sir. Sir. अब ये बताओ, अगर मैं इसी चीज को कह दूं कि ये तो 1 है ना? मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का 1 है तो ये होता है यूनिट। यूनिट का मतलब सिंगल्स। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? 1. 1 हो जाए तो यूनिट One. वेक्टर कौन है भाई? Most. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। और इस वेक्टर को निकाला कैसे जाता है? ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। हिंदी इंग्लिश दोनों में ठीक ठीक है ना अपना? कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में मेरे बच्चों को? No, sir. ओके So सही है. ठीक है बेटा, यहाँ पर भी क्लियर है मेरे को। आगे चलें बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब आता है आपके पास में, चलो हटा दूं, पैरेलल वेक्टर्स। देखो पैरेलल लाइंस हमने पढ़ी है तो इसे समझने में कोई परेशानी मुझे होनी नहीं चाहिए है? मान लो एक वेक्टर ए है इस टाइप का, आप डायरेक्शन देखिएगा। पैरेलल सिचुएशंस क्या होती है? डायरेक्शन के गेम पे चलती है। दोनों की डायरेक्शन क्या लग रही है आपको? सेम लग रही है? Same. Yes, है ना? sir. तो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप ऐसा बना लीजिए, इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए, है ना? मान लो ये है 4 यूनिट में, ओके, और मैं कह दूं ये है 5 यूनिट। तो इनके न्यूमेरिकल वैल्यू मे बी सेम मे बी डिफरेंट, लेकिन डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन क्या है? सेम है। Same. क्लियर है? अब अगर इनके न्यूमेरिकल Yes, वैल्यू sir. भी सेम हो जाए, अगर मैं ऐसा कह दूं, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का मैग्नीट्यूड Magnitude भी same है. हाँ, अब देखो एक पैरेलल की सिचुएशन ये है सेम डायरेक्टेड। सेम डायरेक्टेड मतलब सेम डायरेक्शन वाले, कोई दिक्कत नहीं। No, sir. इनके बीच का गैप क्या होगा? ये जो गैप होगा डी जो होगा ये हमेशा क्या होता है बेटा? इक्वल. इक्वल होता है। क्या होता है? हमेशा इक्वल होता Equal. है। अब आप इसी में दूसरी पोजीशन पकड़ें। एक मैंने कह दिया ए वेक्टर और एक कह दिया मैंने सी वेक्टर। अब बी तो ऊपर है या इन्हें पी क्यू, कोई भी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअल में थ्योरेटिकल पोर्शन अपना होना चाहिए। ये सी कर लेते हैं, है ना बेटा, और इसको डी कर लेते हैं। चलो अब आप ये देखो, गैप से मतलब है ना, अगर ये गैप क्या है? इक्वल है, तो इस केस में भी तो पैरेलल ही हुए ये, यस सर. Yes, लेकिन sir. हो कैसे गए? ऑपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट। और ये क्या है? सेम. सेम। क्लियर है? ऑपोजिट और सेम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर. No, sir. चलो आगे बढ़े। यस सर. Yes, sir. सर नोट करना है. अच्छा कर लो। अब इसी में एक चीज और यहीं पे मेंशन कर लेते हैं। ये जो सेम डायरेक्शन वाले थे ना, ये वाले, इन्हें बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको बेटा? लाइक वेक्टर. हाँ, जो Like. एक ही डायरेक्शन में है ऐसे वेक्टर्स का पेयर, मे बी 2 और मे बी मोर देन 2, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है उन्हें बोलते हैं लाइक। क्या बोलते हैं उनको? लाइक वेक्टर्स। Vector. और दूसरे जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट भी है तो पैरेलल, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो गई है, ऑपोजिट हो गई है, जैसा कि ये कॉम्बिनेशन है यस ना? सर. तो इन्हें बोल सकते हैं अनलाइक। Unlike. राइटिंग समझ आ रही है? Yes, sir.
Yes, Okay. sir. क्योंकि इस पे लिखना और एक नॉर्मल लिखना अलग चीज है, थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है गड़बड़। सर अच्छी राइटिंग। ओके, थैंक यू। ऐसे ऐसे वैसे बहुत कम बच्चों ने बोला है मुझे। चलो हो गया, यहाँ पर आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अब आता है आपका कॉलिनियर वर्ड। कौन सा बेटा? ये कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब जानते हैं? नो सर। सर कॉलिनियर एक ही का लाइन में। Sir, हाँ एक ही जी लाइन बेटा। में अब overlap मान में। लो एक जैसे होता है ना स्कूल में कि प्रेयर हो रही है तो सबको बुलाया, हाँ भाई लाइन लगा लीजिए, तो क्या करता है, पहला बंदा यहाँ खड़ा हो गया, फिर उसके पीछे खड़ा हुआ, ऐसे होते हैं ना। अगर आप इन्हें ज्वाइन करा दो, ऐसा बोलते हैं ना बेटा ना, आपके आगे वाले बच्चे से दूसरे बच्चे का सर नहीं दिखना चाहिए तो आपकी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, बोलते हैं ना हम लोग ऐसा, ऐसे Yes, खड़े हो sir. जाए और जब आप देखें तो तीसरे बच्चे का सर नहीं दिखना चाहिए, कहते हैं। तो ये जो एक पोजीशन आप मेंटेन कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये जो आप ऐसे खड़े हो रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं कॉलिनियर, यानी कि एक लाइन में होना। तो कॉलिनियर का मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत नहीं इस बात को? नो सर। ठीक है। अब जब कोई 3 पॉइंट ऐसे होंगे, एक ए पॉइंट, एक बी पॉइंट, एक सी पॉइंट, ठीक है जी। अब आप देखिएगा एरो, एरो दो दो बना दो, एक बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे मैं जब वेक्टर फॉर्म में बताना चाहूंगा एरो के अकॉर्डिंग, तो एक इसी में वेक्टर बन सकता है ए बी वेक्टर, एक मैं कह सकता हूँ बी सी वेक्टर हो सकता है, एक मैं ए सी वेक्टर कह सकता हूँ। क्या ये बातें समझ में आ गई? यस सर। इन तीनों पॉइंटों को लेकर के मैं कई वेक्टर फॉर्म बना सकता हूँ या बता सकता हूँ। ठीक है बेटा, यस सर। चले Yes, आगे। sir. यस सर। Yes, sir. अगला पॉइंट इसी में लेते हैं, को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब, को का मतलब होता है सेम से, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, है ना। को इनिशियल को ज्वाइन करो, एक ही जगह से शुरू होने वाले, है ना। तो मान लो एक ए पॉइंट है अपने पास और यहाँ से एक वेक्टर मैंने ऐसे बना लिया ए, एक मैंने ऐसे बना दिया बी। तो ये जो दोनों वेक्टर आप देख रहे हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं, मैं दो ही नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मैंने तो यहाँ भी बना दिया सी। तो ऐसे वेक्टर जिनकी शुरुआत यानी कि जो शुरू होते हैं, उनका अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट अगर सेम है, तो उन्हें बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल का मतलब एक जगह से शुरू होने वाले। ऐसे भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, कितने भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। बस खास बात क्या है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं सारे। ठीक है बेटा, यस सर। Yes, sir. कर ले नोट आप ये चीज। सर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है, एक को टर्मिनल भी होते हैं। क्या? को टर्मिनल वेक्टर्स। को टर्मिनल का मतलब क्या हुआ? टर्मिनल पॉइंट याद है सबको जो मैंने बोला था? अगर Yes, sir. अगर सारे वेक्टर एक ही पॉइंट पे ज्वाइन होने लग जाएं, ऐसे जैसे मैंने कहा ये ए है, ये बी, सी, डी, ये सारे यहाँ आकर के एक बी पॉइंट पे मिल गए, तो इन्हें बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर्स। को टर्मिनल। टर्मिनल वेक्टर्स। बन गया बेटा? यस सर। Yes, sir. अब सपोज आप अभी क्लास में बैठे, मैं आया और मैंने, जैसे सपोज कल आता हूँ मैं, कल की क्लास हो गई अपनी, और मैं आया, मैंने कहा बेटा ना सब लोग ए वेक्टर बनाओ एक, है ना। अब आप समझिए, मैं वो बच्चे सोचते हुए कि मैं हूँ एक स्टूडेंट, तो मैं कैसा वेक्टर बनाऊंगा। तो कोई बच्चा बनाएगा ऐसे ए, कोई बना सकता है ऐसा ए, हो सकता है कोई इस तरीके का ए बनाए, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा ए बना दे। क्या
सारे बच्चे गलत हैं या सारे सही, या कोई सारे एक सही गलत है बाकी सब सही? सारे सही है। हाँ, सभी बच्चे अपने ठीक हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ उन्हें बोला नहीं था किधर बनाना है, कैसे बनाना है, कितनी लेंथ होगी, डायरेक्शंस क्या लोगे। मैंने थोड़ी ना बोला ऐसे, मैंने कहा एक वेक्टर बना। तो ऐसे वेक्टर जो किसी भी पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में बना दिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा फ्री वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको? फ्री वेक्टर्स। ठीक है बेटा। यस सर। जिसका मुझे यही नहीं पता कि ड्रॉ कहां से करना है, कहीं से भी कर दो तो ये फ्री वेक्टर। ओके, यस सर। आगे चले। यस सर। चलेगा। नेक्स्ट है लोकेलाइज्ड। क्या है? लोकेलाइज्ड वेक्टर्स। अब ये लोकेलाइज्ड का मीनिंग थोड़ा सा अगर मुझे समझ आ जाए तो ज्यादा आसान हो जाता है। लोकेलाइज्ड का मतलब ऐसे कह सकते हो कि भाई आप एक, मैंने कहा कि ये जो बंदा जा रहा है ना, इसके साथ के लोग बता दो कौन कौन है, कैसे हो सकते हैं। या मैं कह दूं कि एक लाइन है मेरे पास, ये है ना, मैंने कहा एक लाइन है, ऐसी लाइन और बताओ भाई कैसी हो सकती है। तो मैंने एक तरह से आपको एक वेक्टर यहाँ पे दे देना है और मुझे बोलना है कि आप इसके पैरेलल वेक्टर बताओ। अब मैं फिर से ऐसी, आप कल आया मैं आपकी क्लास में, मैंने कहा बेटा एक वेक्टर ए और इसके पैरेलल वेक्टर बनाओ। अब कुछ बच्चे ध्यान से देखते रहना, किसी ने इधर कहा कि भाई पी यहाँ होगा, किसी ने कह दिया क्यू ऊपर होगा, किसी ने और छोटा सा बनाया, उसने कहा बी है जी, किसी ने और ही छोटा सा बना दिया, उसने सी कह दिया, किसी ने बहुत ही बड़ा बना दिया, उसने डी बोल दिया। अब अगर मैं अपनी बात पर आता हूं तो मैंने तो इतना इतना पार्ट बोला था, यही तो दिया था मैंने। यस सर। अब इस येलो वाले को तो मैंने दिया हुआ कहा, मतलब मेरा था ये, तो बाकी आपने बनाए, क्या आप गलत हैं? नो भाई सर। मैंने इसके पैरेलल बोला कि आप ए के पैरेलल बना दो, तो सारे बच्चों ने इस तरह से बनाया। तो आपको केवल दो बातों पे दिमाग लगा। पहली बात, पैरेलल है क्या? ठीक है, यस सर। पैरेलल है क्या, एक तो ये। दूसरा, इसमें मैंने डायरेक्शन का भी कुछ नहीं बोला कि आपको लाइक बनाना है या अनलाइक, तो इससे ये भी पता चलता है कि इस डायरेक्शन में होगा ना ऐसे, तो भी वो ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स जो किसी दिए हुए वेक्टर के तो पैरेलल हो लेकिन उनका इनिशियल पॉइंट डिफाइन ना हो, मतलब आपको प्रॉपर ना बताया जाए, तो सारे पैरेलल वेक्टर किसी दिए हुए पैरेलल के वेक्टर के जो पैरेलल वेक्टर बनाए जाते हैं वो सब क्या है? लोकेलाइज्ड। क्या है वो सब? लोकलाइज्ड। हाँ, लिखो, a vector drawn to a vector drawn parallel to a given vector. A vector drawn to a given vector. क्या बोलते हैं उसको? लोकेलाइज्ड। ठीक है भाई, बहुत छोटी छोटी चीजें लिखेंगे, मेन है समझ आना, दिमाग में रखना। सही है बेटा। चलें आगे, आगे बढ़ो बेटा। देखनी होती है ना, हाँ जी बेटा। तो इसमें दो चीजें देखनी होती है, एक पैरेलल होना और दूसरा डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन तो दोनों में से कोई भी हो सकती है, ये एक तरह से फ्री वेक्टर तरह का होता है, बस पैरेलल सिचुएशन इसमें एक हो जाती है। तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। हाँ, ऑपोजिट हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है ऊपर वाला। Yes, पैरेलल sir. सेम चीज है, ठीक है, मेन पॉइंट इसका पैरेलल होने से, दिए हुए वेक्टर के पैरेलल होते हैं लोकेलाइज्ड वेक्टर्स। सर सर फ्री हाँ जी। वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होता है, हाँ, फ्री उन्हें अभी, वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अलग, हाँ अभी आ बाद रहा में हूँ। फ्री वेक्टर में नहीं, फ्री वेक्टर जो है वो तो कहीं से भी एक ही वेक्टर होता है वो। डायरेक्शन सेम होगी ना। नहीं, फ्री वेक्टर तो अकेला वेक्टर है, वो कहीं भी ड्रॉ कर दो आप। यस सर, आगे पीछे कुछ। हाँ, किसी भी पॉइंट से। इनका ना तो डायरेक्शन फिक्स होती है
और ना ही इनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। इसमें डायरेक्शन जो है वो मे बी मतलब ऑपोजिट और मे बी सेम, लेकिन इनका क्या है, पैरेलल सिचुएशन फिक्स, लोकलाइज्ड है। आगे चल दूं, आगे Yes, बढ़ो बेटा। यस सर। yes sir. अब आता है मेरे बच्चों इक्वल वेक्टर्स। अब देखो, सबसे पहली चीज तो वर्ड आ गया इक्वल, मतलब इक्वल का मतलब सेम। जैसे जैसे मैं हूँ, मैं फैमिली में एक बड़ा आदमी हूँ घर का, मुझे ना पेमेंट देनी है, बच्चों को पैसे बांटने हैं, तो ऐसा थोड़ी ना वो एक 1 रुपए दूंगा, 100 रुपए दे दूंगा। तो ये इक्वल वाला है, यानी कि न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल, क्वांटिटी इक्वल। सबसे पहली चीज इक्वल का मतलब यहाँ पे ही है। दूसरा मैं पढ़ रहा हूँ वेक्टर, पॉइंट जुड़ा हुआ है वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन से भी। किससे है, डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो अब दोनों बातें कंबाइन कर दो इक्वल के लिए। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, नंबर 2 वेक्टर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके लिए क्या क्या चीजें हो, नंबर 1 न्यूमेरिकल। सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है मेरे बच्चों, और दूसरा मेरे बच्चों सेम डायरेक्शन। Direction. दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है बेटा। Same. Yes sir. क्लियर है यहाँ पर। Yes sir. अब जैसे इसके लिए एक एग्जांपल की टाइप अगर मैं लेना चाहूँ, तो मैंने एक वेक्टर ए ले लिया, इसके इक्वल बी वेक्टर बोल दिया। अगर ऐसा है तो दो बातें, नंबर 1 दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम। सेम, और दूसरा Same. डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन Di- ऑफ ए इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी। B. क्लियर है मेरे बच्चों। यस। Yes. चलो लिख लो इसको। Yes sir. जी बेटा। हो गया, Yes sir. आगे चल लूं। यस सर। Yes sir. अब आता है वेक्टर्स का। अगर मान लो एक वेक्टर मैंने कहा ए वेक्टर भाई दे दिया, मैंने कहा इसका ऑपोजिट वेक्टर बनाओ, तो बेटा इसमें ना डायरेक्शन का गेम होता है। ऑपोजिट से मतलब यानी कि नेगेटिव करना है, अगर किसी वेक्टर का माइनस बनाना है तो उसकी डायरेक्शन बदलो। क्या कर दो, अपोजिट। अपोजिट कर दो। मान लो ऑपोजिट वेक्टर लिख लेते हैं। अब मान लो एक वेक्टर मैंने कह दिया ये है, तो इसका ऑपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ऑपोजिट वेक्टर का डायरेक्शन आपने बदल दी और इसे बोल दोगे माइनस। क्या चीज नहीं बदलेगी, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। यस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहूं इनको, तो देखो ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू माइनस ए का मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो नहीं बदलेगी, ओनली डायरेक्शन चेंज। क्या होगा, केवल बदलेगा, चेंज टू। डायरेक्शन चेंज। चेंज में भी मेन क्या, ऑपोजिट, ठीक है। इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हो, एक बंदा ए पॉइंट पे था, है ना, यहाँ से चला और बी पे वो पहुंच गया, तो ये क्या हुआ, ये हो गया ए बी। जब वो इस तरफ जा रहा है तो क्या बना, ए बी। यस सर। अब वो बंदा, ये तो एक तरह से समझ लो जॉब करने गया था, है ना, शाम को वो जॉब से घर वापस ऐसे, तो इस केस में क्या वेक्टर फॉर्म होगा उसका, बी। ये होगा। तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि ये ए है तो ये माइनस ए हो जाएगा। माइनस ए मतलब वही वेक्टर लिख रहा हूं लेकिन माइनस लगा के। तो कह मैं ये सकता हूं कि ए बी इक्वल टू जो होगा वो बी ए होगा, और वो माइनस ए बी भी कहा जा सकता है बी ए, ये चीज, ठीक है।
ठीक है ना बेटा। और न्यूमेरिकल वैल्यू तीनों क्या होंगी, सेम। सेम हो। तो ए बी इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्शन पे जाता हूं तो माइनस बी ए कहा जा सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है ना बेटा, यस सर। आगे चल दें। यस सर। अब है सम करना या ऐड करना। ऐड कर रहा हूं या मैं सम कर रहा हूं दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का। इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। चलो देखो ध्यान से, मान लीजिए आपको एक ए वेक्टर दिया हुआ है, ये मैं गिवन में कर देता हूं। ठीक है बेटा, समझने में थोड़ा सा। एक वेक्टर ए है जो इस तरह से आपको दे दिया, दूसरा एक वेक्टर है बी जिसको थोड़ा ऐसे करके डायरेक्शन थोड़ा सा बदल के दिया हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. अब आप ये सोचिए कि आपको कहा गया कि भाई आप ए और बी को ऐड करके बताएं। तो ध्यान रखना, इन्हें ना जनरल एल्जेब्रिक टाइप से ऐड नहीं कर देना। कि मान लो एक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी से इधर जा रहा है, दूसरा 7 की स्पीड से इधर जा रहा है, तो आपने 7 + 5 कर दिया, या 2 + 3 कर दिया, या 8 + 9 कर दिया। डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, यहाँ डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, अपने को जिस डायरेक्शन में ए है मैं उसमें डायरेक्शन में ए ड्रॉ कर लूंगा। देख रहे हो आप? Yes, sir. फिर दूसरा बंदा, अपना दूसरा वेक्टर कौन है भाई, बी है, उसको सेम उसी तरह से या तो यहां से ऐसे ऐड कर लो। और बेटा ना कुछ बुक्स के अंदर ऐसा भी पढ़ोगे आप, ऐसे। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि जैसे वो एंगल की बात करेगा तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल सेम होना चाहिए। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब डायरेक्शन प्रॉपर ड्रॉ करना है ये भी वेक्टर्स को। तो अब मैं इसे फिर से ले लेता हूं कि पहले आपने एक ए ड्रॉ कर देना है, फिर आपने ना एक बी वेक्टर जिस डायरेक्शन में ड्रॉ कर देना है। आप ये देखेंगे कि कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, इनिशियल पॉइंट है ये, और वेक्टर्स जब मैंने सारे वेक्टर जितने भी थे उन सबको ऐड करके लिख दिया, तो फाइनल वेक्टर का जो हेड होगा, है ना, हेड और टेल भी बोलते हैं बेटा इस पॉइंट को। अगर कोई वेक्टर ए है ये इस तरह का, तो इसे ना टेल भी बोला जाता है, और इसे हेड भी बोला जाता है। ठीक है, हेड और टेल भी। एरो, एरो होता है ना अपना, एरो होता है ना, तीर, है ना, तीर, एरो, वो है बेटा। तो आपका टेल और हेड हो गया। अब ये देखो, आप इसे ज्वाइन कर दो फाइनल और इनिशियल कंडीशन। देख रहे हैं आप, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला देखिएगा, दिख रहा है मेरे बच्चों को? यस सर। तो बेटा जो ग्रीन वाला है ना, यही आपका आर वेक्टर होगा, और दिस आर मतलब ये आर जो होगा, ये सम ऑफ बोथ द गिवन वेक्टर्स। ठीक है, सर आर मतलब रिजल्टेंट होता है ना? हाँ, आर रिजल्टेंट है, ये रिजल्ट। ठीक है बेटा, सर हो गया। आगे बढ़ जाऊं बेटा? यस सर। अब अपना पॉइंट आता है, अब आपने दो वेक्टर का एडिशन पढ़ा। ठीक है, इसमें मैंने अभी जो समझा वो समझा कि भाई एक ए ऐसे था और एक बी इस तरीके का था, इन दोनों को मैंने ऐसे मिलाया और ये रिजल्टिंग बनाया। कोई मुझे समझने में दिक्कत नहीं आई बेटा। डन बेटा, अभी तक ये था। ठीक है, लेकिन सोचिएगा कि अगर ए वेक्टर ये हो, पहली कंडीशन, दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। Direction.
हाँ, सेम डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख दो सेम डायरेक्शन। तो ऐसे केस में जब मैं इनको ऐड करूंगा या इनका सम करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, पहले ए वेक्टर ड्रॉ करूंगा, यस नो, Yes, sir. Yes, sir. फिर बेटा यहाँ से बी वेक्टर ले जाऊंगा मैं। Yes, sir. तो अब आप समझिएगा कि इस केस में तो रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक का आ गया। Yes, sir. तो ऐसे केस में रिजल्टिंग वेक्टर की जो कंडीशन होगी वो ये हो गई। Yes. लेकिन क्या मैं ऐसा सोच लूं कि अगर किसी कारणवश मुझे इनके मैग्नीट्यूड भी मिल गए होते तो आर मैग्नीट्यूड कितना होगा? यस नो? Yes, sir. तो ऐसे केस में आप जब वेक्टर का रिजल्टिंग बनाओगे तो दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू के डायरेक्ट सम के इक्वल हो जाता है जब सेम डायरेक्शन हो। क्या होती है? Same direction. जब सेम डायरेक्शन होती है तो ऐसे केस में आप ये वेक्टर्स का सम यानी कि उनके मैग्नीट्यूड का सम डायरेक्टली इक्वल हो जाता है रिजल्ट। सर हो गया। सर हो गया। अब हम लेते हैं उसी तरीके को उठाते हैं, लेकिन ना इस बार वेक्टर की डायरेक्शन बदल लेते हैं। एक ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये, इसका न्यूमेरिकल रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऐसे है और इसका इस तरीके से। मैग्नीट्यूड क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। No, sir. अब आप ये देखिएगा, अब जब आप इनका सम करेंगे तो कैसे करेंगे? आप पहले ए ड्रॉ कर लेंगे, क्यों बेटा? बेटा उसके बाद आप इसके इस पॉइंट से बी ड्रॉ कर देंगे। यस सर। बेटा फिर आप जब दोनों चीजों को एक्चुअल में ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे रिजल्ट तो इतना सा बना। ये किस केस में है? ये ऑपोजिट वाली चीज, ऑपोजिट डायरेक्शन। कौन सा बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन। जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो आपका जो रिजल्ट आर बनने वाला है वो क्या बनेगा? डिफरेंस के इक्वल। ऐसे ये होगी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो जाएंगे इंडिविजुअल। इस तरीके से रिप्रेजेंट, ठीक है बेटा? आर वेक्टर क्या होगा? ए माइनस बी के इक्वल। किस केस में? डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है बेटा? यस सर। भाई थोड़ा ना माइक का अपने का ध्यान रखेंगे। अगर थोड़ा फैमिली में या बातें हो रही है घर पे तो माइक ऑफ रखें, जरूरत है खोल लीजिएगा। चलो हो गया ना मेरे बच्चों? यस सर। आगे चलो। यस सर। अब एक आता है ट्राइंगुलर लॉ। अब ये ट्राइंगुलर मतलब ट्राइंगल से तो समझ आ गया है ना, वर्ड आ गया ना ट्राइंगल। तो इसे पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दोनों चीज सोचने की कोशिश करते हैं, समझने। आप ये मानिएगा कि जब आपके पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी, देख रहे हैं आप? यस सर। इसे मैं दो तरीके से सम की फॉर्म में जा सकता हूं लेकर के। एक फॉर्म तो मैंने अभी पढ़ी, ऐसे गया और ये मैंने ट्राइंगल बना दिया। यस सर। थोड़ा मैं डायरेक्शन बदल के लिख रहा हूँ उल्टा, थोड़ा हो सकता है वो। तो इस केस में क्या है? आर वही है जो हमने पहले पढ़ा भी है। कोई परेशानी किसी को? नो सर। लेकिन एक मैं अभी दूसरा बता ही रहा था वहां कि यहाँ आपका एक ए वेक्टर
आप यहां से नहीं ड्रॉ कर रहे हैं और आप यहीं से ड्रॉ कर देंगे, तो आप इसमें ना एक पैरेललोग्राम टाइप का बना लीजिए। ऐसे डॉटेड बढ़ा लीजिए, ऐसे देख रहे हैं आप। ये जो बीच वाला पार्ट होगा आपका, यानी कि डायगोनल होगा, ये डायगोनल आपका दोनों के सम को रिप्रेजेंट, ठीक है। ये पैरेललोग्राम टाइप का लो आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? पैरेललोग्राम लो, ठीक है। हो गया बेटा? समझ आया मेरे बच्चों को ये? यस सर। ओके ओके, बना लीजिए। सर हो गया। आगे चल दूं बेटा? यस सर। अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है अपना कि कोई आपको 3-4 वेक्टर दे रहा है, 5-6 उतने, आपसे कह रहा है इन सबका सम निकालो। तो अभी आप मान लो 3 का ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ कि मैंने 3 साइडें हैं जैसे ट्राइंगल की होती है, उस तरीके से 3 वेक्टर थे। मैंने तीनों वेक्टर को लेकर के एक ट्राइंगल बना लिया। तो एक वेक्टर ए बी होगा, बी सी होगा, एक सी ए हो गया। आप इन्हें देखिएगा ध्यान से, ए बी एक वेक्टर है, बी सी है और एक सी ए है। अब ये थोड़ा सा मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, मैं इसे पहले कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर ये बड़ा आसान सा लगेगा सब। आप ये बताइएगा, आप एक ए पोजीशन पे यहां खड़े हैं, ठीक है, समझ रहे हो? आपको यहां सी पोजीशन पे जाना है, ठीक। तो आप या तो सीधे ही चले जाइए, या ऐसा हो सकता है कि ट्रैक बदल दें आप, ऐसा कोई रास्ता भी हो सकता है कि एक मैं कहीं और स्टॉपेज ले लूं एक बीच, है ना। जैसे जैसे मैं, अब फिर आप तो दूर दूर रहते हैं, मान लो मुझे ये 3 जगहें हैं, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, एक जगह ये है, एक ये है, मुझे सी जाना है। तो सी पे या तो मैं ऐसे चला जाऊं, ए बी और बी सी होते हुए, है ना, जा सकता हूं ना। पहले मैं ए से बी गया, फिर बी से सी पहुंच गया, या मैं सीधा ए से ही सी चला जाऊं। तो अभी जो आप पढ़ के आए थे पीछे, वो ये चीज तो पढ़ी थी हमने, ये रिजल्ट होगा यस सर। ऐसे आर इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा ही तो पढ़ा मैंने बच्चों। यस सर। अब इसे अगर पॉइंट के अकॉर्डिंग चला जाऊं मैं लेकर के, तो ये ए सी होगा क्या, ये वाला? यस सर। इसको लिखोगे तो ये ए बी होगा क्या मेरे बच्चों? यस सर। ए बी वेक्टर। यस सर। और ये बी सी होगा। यस सर। हमने अभी ऐसा पढ़ा कि ये अगर ए बी है तो ये क्या होगा, ये बी होगा। यस सर। डायरेक्शन बदल गई। यस सर, माइनस साइन। तो इसे इसे माइनस लगा करके क्या कर सकते हो, अपोजिट। सी ए लिख दोगे? उल्टा। हाँ उल्टा, ठीक है। तो ये जब उठ करके इनके साथ यहाँ पीछे जाएगा तो ऐड हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. तो ये जो चीज बनेगी वो ऐसे नहीं बनेगी कि भाई आपने ए बी लिया था, आपने बी सी लिया था, और आप क्या ले रहे हो, सी ए, इक्वल टू कौन आएगा, 0। 0। तो क्या ये ऐसा नहीं हुआ कि जो ये आप देख रहे हो वही तो बना दिया आपने एक तरह का? देखो यस सर। भाई, ए बी बी सी सी ए बन गया क्लोज। यस सर। तो जब 2 से ज्यादा वेक्टर्स का सम, यानी कि पॉलीगन, पॉलीगन मतलब वो ट्राइंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे कोई भी एन साइड पॉलीगन भी कह सकते हैं, जब इस तरह का क्लोज फिगर बनाए, क्या बनाए, क्लोज फिगर बनाए, तो वेक्टर्स का सम कितना होता है उस केस में,
0 या कह दीजिए जीरो वेक्टर आएगा। क्या आएगा ये? 0 वेक्टर। जीरो वेक्टर, क्योंकि जब वेक्टर पढ़ते हैं ना तो उस केस में जीरो वेक्टर बोलते हैं। मैट्रिक्स पढ़ी होगी तो नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स पढ़ी है ना आपने, यस ऐसे सर। ही वेक्टर होता है। सर ये लास्ट वाली लाइन बता दीजिए, माइनस ये कैसे है? कौन माइनस सा ये ये वाला? वेक्टर इधर माइनस ये वेक्टर कराए जहाँ। ए सी को माइनस सी लिख सकते हैं ना, डायरेक्शन बदल दी मैंने। सर ये माइनस साइन आना चाहिए। हाँ जी बेटा दिव्यांशु। उनसे मैं कह रहा हूँ कि माइनस साइन आना चाहिए। नहीं देखो, जैसे ए बी है तो उसे माइनस ए सी कर सकते हो आप। तो ए भी है ना, जैसे तो उसे हम माइनस ए भी लिख सकते हैं। हाँ माइनस ए बी, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होंगी उनकी। यस सर। तो जैसे ए सी को माइनस सी लिख दिया मैंने, तो ये उधर जाकर के ऐड हो जाएगा ना, प्लस में ए सी हो जाएगा। तो नहीं, आगे आपने ए बी को उल्टा लिखा था बी ए, और फिर लिखा था इक्वल टू में माइनस ए बी, तो अभी आपने ए सी को सी ए लिख लिया है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि माइनस आना जरूरी है। हाँ ये माइनस में हो गया ना, ये वेक्टर सेम है लेकिन माइनस में करोगे तो उल्टा हो गया। और सर ने आगे आपने ए बी इक्वल टू बी ए लिखा था, फिर इक्वल टू में माइनस ए बी लिखा। हाँ माइन अच्छा देखो, अच्छा ए अच्छा, बी जो ये है सर वो समझ में माइनस आ बी गया। ए दोनों सेम होंगे। ये सर ये सर। भाई देखो बी ए है बी से ए की तरफ, लेकिन जैसे ही माइनस लगाओगे तो ए बी तो बन जाएगा वो। ये सर ये सर ये आगे समझ गया। ऐसे आप दोनों को लिख सकते हो, माइनस इधर उधर कर दो दोनों। ये सर हो गया बेटा ये? यस सर। यस सर। आगे चले। सर जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ना? हाँ जी उल्टा कर दिया आपने, उसकी डायरेक्शन बदल दी। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, यस सर। मैग्नीट्यूड। अब आता है, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं क्लोज फिगर नहीं बना रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं 4 वेक्टर दूंगा, उनका एडिशन मैं आपसे बोल दूं, फिर मैं कहूं कि ये कितनी साइड का पॉलीगन बनाएगा अगर क्लोज फिगर हो जाती है बात। चार वेक्टर हैं, सोचो 4 वेक्टर हैं, कितने वेक्टर? 4 साइड। 4 चार। वेक्टर। अब इनसे एक पॉलीगन बना रहे हो, क्या बना रहे हो? पॉलीगन। किसे लेते हुए? रिजल्ट भी ले रहे हो आप, उसमें रिजल्ट इंक्लूड कर रहे हो, तो कितनी साइड का पॉलीगन बनेगा वो? 4 चार। 4 सर 3 साइड का बनेगा। 3 साइड। बताओ वेक्टर कितने दिए हैं मेरे को? 4। चार। पॉलीगन बन रहा है, रिजल्ट लेना है उसमें फिर। तो ये देखो ना, आपने 4 वेक्टर बनाने हैं, 1 2 3 4, तो ये लास्ट वाला तो रिजल्ट होगा ना फिर। तो अगर 4 वेक्टर दे रहा है तो 5 साइड का पॉलीगन बनेगा। एक रिजल्ट भी तो आएगा ना बाद में उन सबको मिला के, तभी तो क्लोज फिगर बना पाओगे। अगर मैं मान लो 8 वेक्टर कह दूं तो 9, समझ में आया? तो 9th वेक्टर बनेगा वो रिजल्ट वाला होगा। सही है बेटा? यस सर। ठीक है, चलो इसे ज्यादा वैसा था नहीं ये कुछ इसका मतलब। अब हम कुछ इनके वेक्टर्स को इसी मैनर में अरेंज कर सकते हैं या कोई और ऑर्डर भी हो सकता है? बेटा बीच में आवाज कटी आप। सर जो वेक्टर अरेंज किए हमने, ये इसी मैनर में हो सकता है या कोई और ऑर्डर में भी हम अरेंज कर सकते हैं? देखो वो ऑर्डर में बोलता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग चले जाइए आप। वैसे वैसे ये एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, लगती है। मतलब देखो ऐसा, अगर 2 वेक्टर हैं तो ए बी और बी आगे पीछे कर दोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी अपनी। यस सर। अगर 3 वेक्टर हैं, आप इन्हें पहले ले लो या इस तरह से पहले ले लो, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
So, अगर 4 हुए तो ऐसे ही 4 देखो वो तो फिर प्रॉपर्टी नहीं हुई, लेकिन हाँ उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो, पर मेन फोकस रखना ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना, जैसे जैसे वो ऑर्डर बोले उसी हिसाब से करने की कोशिश करना। अगर 3 से ज्यादा है, ठीक है ना, फिर वो डायरेक्शन का गेम गड़बड़ हो जाता है। मान लो मैं ये पहले बना दूंगा, इसे बाद में बनाऊंगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे देख रहे हो आप, ऑर्डर गड़बड़ा गया ना 3 से ज्यादा में, ठीक है ना बेटा। यस सर। एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर कौन सा होना चाहिए? एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर हाँ बेटा, एडिटिव यूनिट वेक्टर आइडेंटिटी पता है कुछ? तत्सम आप ये बताओ, पहले जनरल अलजेब्रा पे आ जाते हैं। जैसे 5 है, 5 के साथ क्या ऐड करोगे कि 5 ही रह जाए? 0. 0. 0। ऐसे ही यहाँ होता है, आपका एक वेक्टर ए है, उसमें आप नल वेक्टर ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ा? सेम रहा ना। Yes, sir. क्यों बेटा? तो यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? नल वेक्टर। क्या है मेरा? नल null vector. वेक्टर। ठीक है बेटा, क्लियर है? ऐसे ही Yes, sir. एडिटिव, सर हाँ जी बेटा, ये नल वेक्टर को ऐड करने पर इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है ना? हाँ नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। जो डॉट, देखो असलियत में नल वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, डॉट होता है, डॉट, ये नल वेक्टर है डॉट। जैसे ए पॉइंट है, ये लो जी, तो ये नल वेक्टर हो गया, क्योंकि इसकी लेंथ विड्थ वगैरह कुछ नहीं होती ना, डायरेक्शन बता पाओगे आप इसकी। डॉट पता है? डॉट, ये जो डॉट है ना, ये बड़ा खतरनाक है, ये सर्कल भी होता है। कैसे कहूंगा कि ये सर्कल है? क्या लिख दिया मैंने? विथ रेडियस 0। हाँ, डॉट एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या हो गई? 0. 0। ठीक है, सरकमफेरेंस कितनी होगी इसकी? 0. हाँ, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि भाई एक डॉट सर्कल है, तो बालक ना, बच्चा परेशान हो जाएगा, भाई ये डॉट सर्कल कौन सा आ गया? डॉट सर्कल हो जाएगा ना, बड़ा दिमाग खराब सा हो जाएगा सुन के, मेरा ही हो जाएगा एक बार को, तो यार डॉट सर्कल कौन सा होता है? तो डॉट सर्कल का मतलब रेडियस 0। ठीक है, सारी कहानी खत्म हो गई। चलो खैर, एडिटिव इनवर्स समझ में आ रहा है मेरे को? Yes, sir. ये Add जो करके इनवर्स 0. होते हैं ना, ये आइडेंटिटी बनाते हैं ऑपरेशन के बाद। इसके बाद आप इन्हें अप्लाई करो, आइडेंटिटी जो होती है उन्हें अप्लाई करोगे तो इनवर्स, सॉरी इनवर्स पे जब अप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी बनाते हैं। तो आप यहाँ आइडेंटिटी पढ़ के आ गए, 0 है, पढ़ के आए ना सेम बनाने के लिए 0। तो इस केस में आप क्या बताओगे? कोई वेक्टर है, उसके साथ क्या ऐड करो कि नल वेक्टर आ जाए? Minus A vector. तो उसके साथ ऐड करोगे -a, -a. है ना। तो ये जो -a आपने बोल दिया, यही क्या हो गया? Additive. Additive inverse. एडिटिव इनवर्स, है ना। सही है मेरे बच्चों? यस Yes, sir. चलो लगाओ लगाओ, इसको नोट करो। ध्यान रखना, वेक्टर 3D बहन भाई हैं एक दूसरे के। अगर वेक्टर आ गया तो आधा 3D आ जाएगा, और अगर 3D सीखना है तो वेक्टर सीखना जरूरी है। अदरवाइज ऐसे समझो आप 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हो और बीच में से 2 माले गायब कर रहे हो, फिर गड़बड़ हो जाएगी, पिलर ही पिलर दिखेंगे बस। ठीक है, पिलर दिखने से मतलब है आपको पता तो होगा वेक्टर ये है 3D है, पूरी कहानी नहीं बता पाओगे, कोई पूछेगा। और नॉलेज का गेम है, नॉलेज गेन करो जबरदस्त तरीके।
मेहनत करो, सीखो चीजों। अच्छा हो गया। हो गया बेटा? Yes, sir. चलो कर लो बेटा जल्दी से थोड़ा। चलो बेटा। Yes, sir. निधि यादव, मेरे को लग रहा है ना थोड़ी सी आवाज आ रही है निधि की तरफ से। चलो आगे चलता हूँ। अब आपको एक वेक्टर है, उसको आप न्यूमेरिकल नंबर से या स्केलर कह दो, है ना, उससे आप प्रोडक्ट कर रहे हो। तो क्या होगा, आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आप 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आप जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? मैंने कहा आप अपनी स्पीड ना दुगनी कर दो, तो क्या होगा, आपका ना मैग्नीट्यूड बढ़ा है। क्या मैग्नीट्यूड बढ़ा है? मैंने ये थोड़ी ना कहा कि आप उधर मुड़ जाना इधर मुड़ जाना, मैंने कहा स्पीड दुगनी करो। तो ये क्या हो गया, ये कोई एक वेक्टर ए जो था, आपने क्या कर दिया, उसमें किसी स्केलर का प्रोडक्ट कर दिया। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, कहाँ फर्क पड़ेगा? Magnitude में. ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ठीक है बेटा, ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज। क्लियर? अब ऐसा भी तो हो Yes, सकता है, आपको दो वेक्टर हैं, उनका सम करना है, और फिर मैं कहूँ सम को ट्वाइस कर दो, तो ट्वाइस थ्राइस कुछ भी होगा तो वो सॉरी वेक्टर लगा दिया गलत। इस केस में आप दोनों को अलग अलग मैग्नीट्यूड लेकर के भी कर सकते हो, दोनों को अलग अलग स्केलर प्रोडक्ट लेकर के या स्केलर से प्रोडक्ट करके ले सकते हो, ऐसा भी ले सकते। नोट कर लें। बेटा सर डायरेक्ट अपोजिट करके। हाँ, डायरेक्शन कैसे अपोजिट कर सकता हूँ? क्या करूं मैं किसी वेक्टर में कि उसकी डायरेक्शन बदल जाए? माइनस 1 से मल्टीप्लाई। हाँ जी, माइनस से इंटू। हाँ भाई, आपके पास एक वेक्टर ए था, हमें तो ये पता है कि ए वेक्टर को नेगेटिव कर देना होता है, उससे डायरेक्शन बदल जाती है। यस तो सर। स्केलर प्रोडक्ट कर दो, आप स्केलर का प्रोडक्ट कर दो किसी भी। अब वो किसी भी से मतलब है -1 से प्रोडक्ट कर दो, समझ रहे हो? यस सर। क्लियर? यस सर। Yes, तो sir. डायरेक्शन बदलने के लिए किसका प्रोडक्ट किया जाएगा? -1 का। सही है बेटा? -1 का. यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. आगे बढ़ जाऊं? सर नोट Yes. करना। Yes, sir. सर हो गया। एक होता है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। क्या होता है बेटा? Triangular. ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या है? आपने ट्राइंगल तो पढ़ा ही है ना, ट्राइंगल बनाने वाला रूल अभी अभी तो पढ़ रहे थे हम, ऐसा कुछ भाई, एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर, और ये ए प्लस बी वेक्टर, ऐसा ही तो था। यस सर।
क्या मैं इसमें ट्राइंगल में थोड़ा पुरानी चीजें उठा के लाता हूँ, 9th वाली, उसमें क्या पढ़ते थे कि ट्राइंगल कब पॉसिबल है, जब दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो। Yes. Yes, sir. यही तो था, Yes, Yes, sir. sir. दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या हो, बड़ा हो। बड़ा. अब मैं इनकी जब साइड की लेंथ निकालना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड बनाऊंगा ऐसे। Yes, sir. तो इसमें रिजल्ट कौन है, a प्लस भी रिजल्ट है ना दोनों का, Yes, sir. लेकिन ये क्या होगा, या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड। ये जनरल बात हुई, ठीक है बेटा। Yes, sir. एक दूसरा रूल है, कौन सा, कि अगर मान लो ये a वेक्टर था, ये b था, अब मैं इस b को इधर बना देता, माइनस b लेते हुए, याद करो मैं ये हटा देता हूं, उधर नहीं ले रहा मैं तो उस केस में रिजल्ट ऐसे बनेगा ना, ये चीज होगी ना a माइनस बी बेटा। Yes, sir. क्लियर है मेरी बात। Yes, sir. अब इस केस में ये जो a माइनस बी होगा ऐसे, ठीक है। So ये ये वाली minus वैल्यू, हाँ ये वाली वैल्यू दोनों के डिफरेंस से कम हो, कम होगी ज्यादा होगी, ज्यादा. ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि इसे इधर लाया जा सकता है ना एक तरह से, तो दो Yes. साइड का सम थर्ड से बड़ा हो गया। Yes, sir. चलो नोट कर लो, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी एक सम को लेकर के थी, एक डिफरेंस को लेकर। हो गया बेटा। Yes, sir. अब एक दो चीजें थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। आप प्लेन वर्ड का मतलब क्या है, चलो 1D 2D 3D पहले सोच लेते हैं। 1D से मतलब 1 में वैसा वाला मेंशन कर लेता हूँ, 1 डायमेंशनल, 2 3। ये कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप, 1 डायमेंशनल का मतलब क्या हो सकता है। सर जब एक वैक्टर- पॉइंट, जी Point. सर पॉइंट, पॉइंट, चलो एक बात आ गई आपकी, पॉइंट। दूसरा कुछ, जिसके एक एक्सेस में चेंज हो रहा हो। इसमें change. एक लाइन, Line. यस लाइन, लाइन कह दो या ऐसे भी ले सकते, एक में ठीक है, ये अपने लाइन हो गई। कोई ऐसी कॉमन सी बात बताओ फिर, कोई कॉमन सी बात। इसमें एक जितने भी लाइन आएंगे सब इनमें ना किसी एक चीज को लेकर के बात होती है, या तो केवल लेंथ को लेकर के बात हो, या केवल विड्थ को लेकर के बात हो। लेकिन जनरली जो 1 डायमेंशनल होती हैं वो जैसे स्ट्रेट लाइन या डॉट या ये मतलब इन्हीं को केवल एक ही चीज में बढ़ना या घटना होता है इसका। आप जब कोई ड्रॉ करोगे पिक्चर, तो या तो उसमें केवल लेंथ होगी, या केवल विड्थ, या केवल हाइट होगी, एक ही चीज होगी, ठीक है। इन्हें किसी भी दीवार, किसी भी पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है। डन। अब आते हैं 2 डायमेंशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी लेंथ एंड विड्थ दोनों होनी चाहिए, यानी कि लंबाई चौड़ाई, हम आम भाषा में बोलते हैं ना लंबाई चौड़ाई, है ना। तो इसमें क्या क्या होता है,
लंबाई एंड चौड़ाई दोनों होनी चाहिए। क्लियर? Yes, sir. इन्हें Yes, sir. इन्हें आप कैसे बताओगे? जैसे सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, काइट की फिगर बना रहे हो आप, ऐसी चीजें, इन सभी को आप देखोगे तो आप देखोगे कि इनकी, जैसे सर्कल भी मैंने बनाया, तो ऐसे तो मैं इसकी लंबाई अगर बोल रहा हूं तो ऐसे चौड़ाई बोलूंगा ऊपर की तरफ, है ना? वो अलग चीजें सेम है। या मैं एक रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ये रेक्टेंगल हो गया, ये पैरेललोग्राम टाइप की चीज हो जाएगी, है ना? ये अपना स्क्वायर टाइप का बना लूंगा। तो कहने का मतलब इन सब को आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो इनके अंदर लेंथ एंड विड्थ दो चीजें, ठीक है? डायमेंशंस का मतलब जान रहे हैं ना आप? डायमेंशंस का मतलब साइड या एजिस से होता है ना? अब इसी को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं इनको? किसी भी पेपर पे, दीवार पे, बोर्ड पे, टेबल पे, जमीन पर, फर्श पर ड्रॉ कर सकते। समझ रहे हो बेटा? Yes, ठीक sir. है? अब अपना जो असली लड़ाई है वो यहाँ है अब हमारी, ठीक है? अब यहाँ है असली गेम। ये चलेगा 12th में जाकर वेक्टर 3D के अंदर। ये 3 डायमेंशंस होते हैं। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो किसी एक एक्सिस पे आप जा सकते हैं, या तो आप ऐसे जा सकते हैं या ऐसे जा सकते हैं। जब आप 2D पे जाते हैं तो आप दोनों को लेकर के बात करें, लेकिन जब आप 3D पे जाते हैं तो 3 एक्सिस को लेकर के बात करें। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अपना ये वर्ड ओरिजिन ये चेंज नहीं होगा, है ना? ओरिजिन ऐसे ही रहेगा। आप अपने हाथ की उंगलियां देखो, ऐसे ऐसे उंगलियां ले लो, आप देख रहे हो? आप ये 2 उंगलियां हैं, इन्हें ऐसे बना लो परपेंडिकुलर एक दूसरे पे। फिर अंगूठा भी एक सीधा खड़ा कर दो, ऐसे देखो अब ध्यान से 90 डिग्री दिख रहा है। अभी ने ऐसे घुमा के देखो, सब आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। तो कुछ ऐसा ही होता है। एक लाइन ये हो गई, एक ऊपर हो गई और एक अंगूठा आगे की तरफ। यानी जैसे जैसे आप उस पे कॉपी पे ड्रॉ करोगे ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उस पे एक पेन ऐसे खड़ा कर दो आप इस तरीके से। ये जो अपवर्ड है, ये अपवर्ड ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव जेड होगा। और इसी को अगर मैं नीचे की तरफ भी ले जाऊं, देखो हाथ पे दिख रहा होगा मेरा, नीचे भी जाता हुआ ये वाला पार्ट दिख रहा है। Yes, ऊपर sir. पॉजिटिव जेड और नीचे नेगेटिव जेड, Negative. ठीक है ना? या दूसरा तरीका समझने का कि जहां हम कमरे में बैठे हैं उसका एक कॉर्नर पकड़ लीजिए आप, कॉर्नर। उस कॉर्नर को ओरिजिन समझ लीजिए, जो कोना है घर का, छत का कोना ले सकते हैं। तो एक जो ऐसे जा रहा है आगे की तरफ, वो अपना अगर आपने एक्स ले लिया, यानी कि जो ऐसे जा रहा है एक्स हो गया। एक ऊपर की तरफ जा रहा है वाई हो गया। तो एक तीसरा जो मेरे पीछे की तरफ जा रहा होगा उसे मैं जेड एक्सिस कह सकता हूँ। एक एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस, एक ऐसे जा रहा है वाई एक्सिस, मतलब ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस, और एक इधर जा रहा है जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस आप कॉर्नर पे कंसीडर कर सकते हैं। ये बड़ा बड़ा हेल्प करेगा आपको अगर ऐसे ऐसे सोच के रखें। इसकी जब फिगर 3 डायमेंशनल जो फिगर होती है उन्हें बोलते हैं स्पेस में फिगर, और इन्हें बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन का मतलब होता है हाथ की हथेली या दीवार या बोर्ड या टेबल, ऐसी चीजें, फर्श, ठीक है? ये सब क्या है? प्लेन। क्या है ये? प्लेन। जैसे दीवार है सामने की, वो दीवार जो है उसमें 2 एक्सिस इंक्लूड होंगे, लेंथ ब्रेथ वाले, एक्स वाई वाले, वाई जेड वाले, जेड एक्स वाले, कोई 2 ही तो होंगे, तो वो प्लेन है। अब अगर मैं इस पेन को, आप ऐसे पेन को यहाँ हवा में रख लीजिए, है ना? वो दिख नहीं रहा होगा, बैकग्राउंड थोड़ा वैसा है, चलो मैं अपनी शर्ट के सामने दिखा रहा हूँ। ऐसे मैंने ये पेन हवा में कर दिया, तो ये हवा में है ना, इसे बोलते हैं स्पेस। और इसके लिए आपको 3 डायमेंशंस चाहिए। जब मैं इसे, आप ऐसे समझ लें, एक आपने ना माचिस की डिब्बी ले, अपना मोबाइल ही ले लो, आप उसे दीवार पे लगाओ, मोबाइल को माचिस की डिब्बी को लगाओ, तो आप देखोगे उसकी लंबाई भी वहां मेंशन होगी, दिखेगी, आप उसकी चौड़ाई भी दिखेगी, लेकिन आगे की तरफ निकला हुआ भी, ऐसे आगे की तरफ निकला हुआ हिस्सा भी दिखेगा, आगे की तरफ दिखेगा ना, ये मोटाई होगी, ठीक। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये एक तरह से 3 चीजें हो गई। तो ये हो गया अपना 3 डायमेंशन। क्या हो गया ये?
3 डायमेंशन। 3 dimensional. डायमेंशन। जो 1D या 2D फिगर होती हैं वो प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं? प्लेन पे। और जो आपकी ये 3D फिगर होती है ये स्पेस में होती है। कहाँ होती है? स्पेस। कई बार पूछा जा सकता है ऐसा कि 3D फिगर्स ड्रॉ करी जाती है तो कहाँ? स्पेस। ये आप जब थोड़ा अभी आगे बढ़ेंगे तो और इजीली समझ पाएंगे। क्या मेरे को ये सब समझ में आया? थोड़ा सा ज्ञान। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इसकी वजह से मुझे नोट करने का तो मुझे लग नहीं रहा जरूरत है। अब थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, फिर अपना कल भी तो है ना अपनी क्लास, है ना बेटा? Yes, कल हम sir. आगे बढ़ेंगे और कल हम पॉइंट्स को लेकर के वेक्टर के रेजोल्यूशन। हाँ, ये रेजोल्यूशन वर्ड भूल गया। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर से क्या मतलब? हाँ भाई, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब जानते हैं बेटा? कितने Yes, बच्चे sir. ऐसे हैं जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जानते हैं? तो मतलब तो इससे मतलब लंबाई चौड़ाई। वेक्टर 3D वेक्टर पढ़ा है फिजिक्स का? फिजिक्स का 11th में वेक्टर टॉपिक पढ़ा है मेरे बच्चों ने क्या? यस Yes, No, sir. sir. तो नहीं पढ़ा है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन, हल्का सा टच देता हूं। एक वेक्टर है जो आप ऐसे बना रहे हैं, देख रहे हो? एक वेक्टर आर, इसके Yes. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़े होंगे आप। यस उसी Yes. में हेडिंग जब देखोगे ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, लेकिन वो कहाँ है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये जो आप ऐसे डाल दीजिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आप डाल रहे हैं, एक परपेंडिकुलर आप वाई एक्सिस पे डाल रहे हैं। ये अपना कौन है? एक्स, ये अपना कौन है? वाई, ये ओरिजिन। तो ये जो ये यहाँ आपने देखा ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि क्षैतिज घटक है ना कंपोनेंट, ये आर एक्स। और ये जो वर्टिकल यहाँ तक है ना, ये आर वाई है। ठीक है? अगर मैं इन्हें वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा ना, वेक्टर की फॉर्म में, तो ये जो वेक्टर्स लिखे जाएंगे, आर जो लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आर एक्स के साथ आई आता है और आर वाई के साथ जे। किसी को अगर किसी ने पढ़ा है वेक्टर 11th तो फिजिक्स, उसमें ऐसा कुछ है। यस सर ठीक है ना बेटा? तो ये जो, अब आप ध्यान देना, हम अभी पढ़ करके क्या है? एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर, एक सी वेक्टर, और ये हमने बनाया था आर वेक्टर। और ये जो आर था ये तीनों के सम के इक्वल था। यस सर ऐसा ही तो कुछ सीखा है अभी अभी हम लोगों ने। यस सर अब आप Yes, समझिए, sir. जब हम सम ऑफ वेक्टर निकालते हैं या एडिशन ऑफ वेक्टर निकालते हैं, तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते चले जाते हैं, रिजल्ट बनता है आर। बनता है? यस सर ध्यान से सुनना, दो से ज्यादा वेक्टर ऐड हुए और एक आर बना, बन गया रिजल्टिंग। उल्टा कर दो, उल्टा, इस एक आर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर में आप तोड़ दो, ये हो गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या हो गया? बड़ी बड़ी बारीक बात है, ध्यान से सुनना इसको। एक वेक्टर है, अगर उस वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में मैं ब्रेक कर दूं, और वो जो ब्रेक हो रहे हैं उन सब का सम इस अकेले वेक्टर को, तो ये जो बड़ा वेक्टर है ये तो उन सब का रिजल्टिंग वेक्टर है, लेकिन इस बड़े वेक्टर के वो रेजोल्यूशन हो गए, यानी आपने उनका तोड़ दिया उस बड़े वेक्टर को उन छोटे वेक्टर। सेट सबसेट की कहानी पता है? पता है सबसेट वाला? बस Yes, यही sir. समझो कि एक बड़ा सेट है, उससे आपने बहुत सारे सबसेट बनाए, बस ऐसा समझो। लेकिन उन सबका यूनियन क्या होगा? वही होगा, एक बड़ा सेट। ठीक है? तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है किसी एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में ब्रेक करना, और वो जो ब्रेक हो रहे हैं वेक्टर्स, जो नए वेक्टर बन रहे हैं, उन सबका सम उसके इक्वल होगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो, कुछ समझ आया बच्चों को या नहीं आया? आया सर आया? चलो बढ़िया से मेहनत करना, स्टेप ऐप पे भी अपना जबरदस्त तरीके से इस चीज को पढ़ोगे, सीखोगे। कुछ हम मेहनत इधर करेंगे, कुछ आप उधर मेहनत कीजिए, और कंक्लूजन जो है वो सिलेक्शन है मेन, कि भाई सिलेक्शन होना चाहिए आपका। ठीक है बेटा?